Hello everyone. Today we are going to discuss the topic design of strap footing. Strap footing का डिज़ाइन हमें ज़्यादातर DCS2 डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें हमारे को जो एडवांस डिज़ाइनिंग आती है उसमें हम ये स्टडी करते हैं। इसके जो हमारे बेसिक्स हैं वो हमने फुटिंग्स अलग अलग तरह की डिज़ाइन करते हैं। हमारे आइसोलेटेड है, कंबाइंड रेगुलर है, कंबाइंड सर्कुलर है, स्ट्रिप है, मैट है, पाइल फाउंडेशंस हैं। तो जो बेस हम पहले करते हैं, हम आइसोलेटेड स्टेप्ड फुटिंग का डिज़ाइन करते हैं, वो DCS1 में मेजरली होता है, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स 1 में। Today the topic which we are going to cover is design of strap beam. That is strap beam, कई बार हम सीधा बोल देते हैं या strap footing हम बोल देते हैं। तो हम जो आज करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम एक डिज़ाइन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिज़ाइन अ स्ट्रैप फुटिंग टू कैरी 2 कॉलम लोड्स ऑफ 1125 किलो न्यूटन एंड 2025 kilonewton. The columns are 6 meter center to center. The size of column are 500 into 500 mm and 600 into 600 mm respectively. The footing areas are under the column respectively 1.2 into 3 meter and 3.3, which are connected by a suitable strap. The safe bearing capacity of the soil is given, which is equal to 205 kilonewton per meter square. Then we have in design problem it is mentioned to use M20 grade concrete and Fe415 steel. सो सबसे पहले जब भी हम कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है। जब भी हम छोटे होते भी, जब हम कोई न्यूमेरिकल्स करते थे तो हम सबसे पहले अप्रोच ये लिखते थे गिवन, जो हमें ऑप्शन गिवन है सब कुछ वो हम जॉट डाउन कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है इसमें, हमें गिवन है लोड, ठीक है, कॉलम A एंड B हम नोटेट कर देते हैं। मान लो हम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, this is column A, this is column B and its dimension is 500 into 500, 600 into 600 dimension, ठीक है। फिर इसका हमें फुटिंग दिया हुआ है, फुटिंग का हमें जो डायमेंशन दिया है तो देखो 1.2 into 3 मीटर, तो दिस इज़ 1.2 एंड दिस इज़ 3 मीटर। सेम फॉर द केस कॉलम B, कॉलम B का जो हमें डायमेंशन दिया है वो 600 into 600 mm दिया हुआ है। ये कॉलम B है, इसका जो फुटिंग है इंडिविजुअल फुटिंग, उसकी डायमेंशन जो हमें दी है वो है 3 मीटर बाय 3 मीटर, ठीक है। फिर मेंशन्ड है कि ये जो दोनों फुटिंग्स हैं इंडिविजुअल, देखो ये किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय अ सूटेबल स्ट्रैप। तो ये हमारा स्ट्रैप बीम है। ये जो बीच में हमारा जो ये हमारा एक कॉलम हो गया A, ठीक है, इसकी फुटिंग हो गई। ये हमारा B कॉलम हो गया, ठीक है, इसकी फुटिंग हो गई, ठीक है। तो इनको जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, एक स्ट्रैप B दिया हुआ है। अब जो हम हमेशा जब भी कोई डिज़ाइन अप्रोच लेते हैं तब हम उसमें एक कॉलम प्रॉपर्टी लाइन पे मानते हैं और एक इनर कॉलम मानते हैं। अब प्रॉपर्टी लाइन क्या होती है, मतलब जैसे भी हमारा कोई स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, तो उसमें हमारा ऐसे ग्रिड बनता है, कॉलम्स होते हैं, बीम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन है, तो अगर हमारा वो प्रॉपर्टी लाइन मतलब बाउंड्री लाइन जो बिल्डिंग का जो आउटर पार्ट है उस पे आ रहा है, अगर मान लो ये कॉलम है हमारा, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एडजेसेंट टू इट, तो इट इज़ काउंटेड एज आउटर कॉलम, ठीक है, इट इज़ काउंटेड एज आउटर कॉलम। तो ये जो हमारा कॉलम A है इसको हम आउटर कॉलम बोल रहे हैं। इट लाइज अलोंग द प्रॉपर्टी लाइन विच इज़ लाइंग हियर। तो जो अंदर वाले कॉलम्स होते हैं, जैसे ये देखो, ये डिज़ाइन में मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, इसमें हमारा जो कॉलम B है ये इनर वाली साइड है। ये एक बट ऑब्वियस नोशंस होते हैं जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं,
ठीक है। लोड हमें पता है ए पे, लोड बी पे हमें पता है, हमें डायमेंशंस पता है इसकी, फुटिंग की 3 मीटर बाय 1.2 मीटर, फिर इसकी 3 इंटू 3, ठीक है। इन पे रिस्पेक्टिव लोड्स कितने लग रहे हैं, लोड ऑन ए, लोड ऑन कॉलम ए विच इज़ इक्वल टू 1125 किलो न्यूटन, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमारा लोड ऑन कॉलम बी, ये है हमारा 2025 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, सबसे बेसिक चीज़, हम कोई भी चीज़ जब डिज़ाइन करते हैं हम उसमें पहले सर्विस लोड्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा जो स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सर्विस लोड, कि कोई चीज़ जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है, सबसे पहले वो चीज़ हम ये केटर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमारा टोटल लोड कितना हुआ, कॉलम ए पे हमारा 1125 था एंड कॉलम बी पे 2025 था, तो हमारा टोटल लोड कितना हुआ 3150। अब जब भी हम कोई चीज़, ये लोड कॉलम पे लग रहा है, हमारा जो कॉलम्स का खुद का वेट होगा, सेल्फ वेट जिसको हम बोल देते हैं, फाउंडेशंस का जो हमारी फुटिंग का होगा, वो हम अप्रॉक्सीमेटली 10% ले लेते हैं, सेल्फ लोड जिसको हम बोलते हैं। तो 10% ले लिया 3150 का, तो 315 किलो न्यूटन आ गया। तो हमारा जो टोटल लोड ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, सॉइल पे नीचे, जो फुटिंग के थ्रू नीचे सॉइल पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना होगा, टोटल लोड विल बी इक्वल टू लोड ऑन द कॉलम एंड अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द फाउंडेशन का जो वेट है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3465। अब हमारे पास टोटल लोड आ गया, ट्रांसमिट जो सॉइल के लिए हो रहा है, हमारे पास एक वैल्यू आ गई उसकी। अब हमें अगर हम लोड से एरिया निकालना चाहें तो वो कैसे आ जाता है, बहुत सिंपल है। एरिया को जब हम कंप्यूट करते हैं, एरिया किस चीज़ का, फुल फाउंडेशन का, दोनों कॉलम्स प्लस स्ट्रैप, जो हमारा जो पूरी फाउंडेशन का जो एरिया है वो कैलकुलेट कैसे होगा, टोटल लोड जो ट्रांसमिट कर रहा है ये सॉइल को, और नीचे से जो रिएक्शन मिल रहा है कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी से अगर हम अपने लोड को डिवाइड कर देंगे, है ना, टोटल लोड ट्रांसमिटेड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसको हम बोलते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3465 किलो न्यूटन अपॉन 205, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एरिया ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड है। ये आप ये देखना, रिक्वायर्ड हमने वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इतना लोड आ रहा है फाउंडेशन पे ऊपर से और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की इतनी है, तो मिनिमम इतना एरिया हमारा होना चाहिए फाउंडेशन का, उसको उन लोड्स को केटर करने के लिए, ठीक है। तो हमारा एरिया है जो फाउंडेशन का वो कितना आ जाएगा, वो है दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड इट कम्स अराउंड इक्वल टू 16.90 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो हमें फुटिंग्स का डायमेंशन पता है, ठीक है। तो हम अगर इस फुटिंग का ACBD जो है कॉलम ए के अंडर जो है, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1.2 मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम इज इन द केस ऑफ कॉलम बी EGFH। तो कॉलम बी जो है इसका एरिया कितना होगा 3/3, है ना। तो एरिया प्रोवाइडेड बाय footings under both columns
it comes around 3 into 1.2 plus 3.3 meter square. It comes around 12.60 meter square. फाइन, ये हमारे पास एरिया प्रोवाइडेड बाय फुटिंग्स आ गया. ठीक है, अब हमने ये देखा था कि हमें कितना एरिया मिनिमम प्रोवाइड करना है, लोड के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था, और फुटिंग्स के अंडर कितना एरिया है वो हमारे पास वैल्यू आ गई. तो टोटल एरिया में से अगर हम फुटिंग्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये स्ट्रैप का एरिया बचेगा हमारे पास. ये जो है हमारा स्ट्रैप बीम जो बीच में से पास हो रहा है, इसका एरिया ये जो है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्ट्रैप बीम area of strap beam is equal to 16.9. ये टोटल एरिया में से फुटिंग्स के एरिया को जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 4.30 मीटर स्क्वायर. ठीक है, बहुत सिंपल. अब देखो, एक बहुत से बेसिक सी चीज़ है. ये तो कॉलम जो ए है, इस पे जो लोड लग रहा है वो थोड़ा कम है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम बी. ठीक है, इनर कॉलम पे थोड़ा लोड ज़्यादा होता है रैदर देन प्रॉपर्टी लाइन पे जो कॉलम है उसके. तो इनका जो स्ट्रैप है ना, ये जो ए और ये जो बी डायमेंशन हमने स्ट्रेट मानी हुई है, ये ऑब्वियसली हमारा जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा होगा बी की तरफ. तो हम इसको ट्रैपेजॉइडल मान के चलते हैं. तो लेट द width of trapezoidal shape strap be A and B respectively, like this. A and B, ये वाली जो चीज़ है ये वैसे बीच ऐसे जाती है. ठीक है, क्योंकि इधर लोड ज़्यादा है. ठीक है, तो इसको हम ट्रैपेजॉइडल मान लेते हैं. अब ट्रैपेजॉइड का एरिया कितना होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्रैपेजॉइड, इट इज़ A प्लस बी इंटू एल बाय 2. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, A और B इंटू एल क्या है, A प्लस बी, एल कितना आएगा टोटल, एल हमें देखना है जो वो आएगा, इस आप डायग्राम को देखिए ज़रा. सेंटर टू सेंटर हमें जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वो 6 मीटर. तो इट इज़ क्लियर कि हम ये ट्रैपेजॉइडल स्ट्रैप मान के चल रहे हैं. तो इसका एरिया कितना होता है, इसका फॉर्मूला है सिंपल, A प्लस बी इंटू एल बाई 2. ठीक है, A प्लस बी मतलब दिस A दिस B एंड इनके बीच में डिस्टेंस जो हमारे पास है यहाँ से लेके सेंटर टू सेंटर, ये हमें दिया हुआ है कितना, 6 मीटर. तो ये स्ट्रैप का कितना होगा, अगर हमारे पास सेंटर टू सेंटर कॉलम का दिया हुआ है 6 मीटर और हमें सिर्फ इस एरिया का निकालनी है लेंथ, तो कितनी आएगी, 6 में से हम 1.2 का हाफ माइनस करेंगे और इधर से 3 का हाफ माइनस करेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा. L हमारे पास क्या आएगा, L विल बी इक्वल टू 6 टोटल माइनस 1.2 का हाफ माइनस 3.3 बाय 2 का हाफ, तो इट विल कम अराउंड 3.9. तो हमारा जो एरिया है स्ट्रैप का हम निकाल रहे हैं, स्ट्रैप बीम का, वो कितना होगा, A प्लस बी इंटू 3.9 बाय 2. तो दिस विल गिव अस
द इक्वेशन लाइक दिस, हम ऐसे लिखेंगे इसको, a प्लस बी इक्वल टू 2.205 मीटर। कैसे? अभी जो हमने निकाला सिंपल 3.9/2 कर दिया, a प्लस बी कर दिया, और एरिया ऑफ स्ट्रैप हमारे पास कितना आया था? 4.3 मीटर। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस a प्लस बी की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2.205 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास a प्लस बी जो है स्ट्रैप बीम का, a प्लस बी, उसकी एक वैल्यू आ गई एरिया ऑफ स्ट्रैप बीम से जब हमने निकाला। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 नाम। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये जो हमारे पास लोड लग रहे हैं, इनका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसको हम CG बोलते थे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली इट विल लाई समवेयर बिटवीन द कॉलम A एंड कॉलम B। CG निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, ये देखो, x बार इंटू लोड इंटू लेंथ अपॉन टोटल लोड। अब यहाँ पे जो हम लोड लेते थे वो हम लेते थे ऑपोजिट साइड से जो हमारा लोड लग रहा है। मान लो अगर हमें कॉलम A से CG, यहाँ पे अगर हमारा कोई CG लाई कर रहा है, इसका डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ पे कितना लोड लग रहा है हम वो देखते थे। तो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ कॉलम लोड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम A कितना होगा? इस पे कितना लोड था? 2025। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है कॉलम्स का? 6। और टोटल कितना हो गया लोड? दिस प्लस दिस हमने किया था 3150। तो हमारे पास ये कुछ x बार की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या बोलेंगे? x बार इज इक्वल टू 3.857 मीटर। ठीक है, अब हमारी ये जो CG की वैल्यू आई है वो आई कहाँ से कहाँ तक है? सेंटर से लेके समवट एट पॉइंट x बार यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रॉइड से प्रॉपर्टी लाइन तक का कितना डिस्टेंस होगा ये बताओ? बहुत सिंपल है, 1.2 हमारी ये पूरी साइज है। ठीक है, इसका हाफ कर देंगे तो कितना रह गया? 0.6। 0.6 को हम इस CG से प्लस करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी लाइन से CG का कितना डिस्टेंस है, प्रॉपर्टी लाइन से CG का कितना डिस्टेंस है S बार डैश, हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना आया? 0.6 प्लस 3.857, 4.457 आ गया। ठीक है, इतना, दिस इज सिंपल। ये क्या था? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द होल एरिया फ्रॉम द एज AB। ठीक है, जब हमने किसी जगह की मूवमेंट निकालनी होती है किसी एज के अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ से डिस्टेंस लेते हैं। अब अगर हमें मूवमेंट निकालनी होगी तो हमें प्रॉपर डिस्टेंस भी चाहिए इस एज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ होल एरिया फ्रॉम एज AB। अब हमने सिर्फ CG तक का निकाला था, होल एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो हम एज AB से निकालें तो क्या होगा? टोटल एरिया की मूवमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल एरिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, हम मूवमेंट कैसे किसी चीज़ की निकालते हैं? मूवमेंट निकालते थे तो कैसे निकालते हैं बताओ? कितना लोड लग रहा है, कितना एरिया है उसका, इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये उसकी मूवमेंट होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट AB हमने निकालना है। अबाउट AB हमने टोटल एरिया की मूवमेंट निकालनी है, और अगर हम उसको एरिया से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस रह जाएगा। तो देखो, AB के अकॉर्डिंग अगर हमने AB के साथ हमारी मूवमेंट निकालनी है तो क्या होगा? 3 इंटू 1.2, ये एरिया है ना, और CG से कितना, सॉरी AB से हमारा कितना डिस्टेंस है? हमारा ये है 0.6, कॉलम A के अराउंड अगर हम देख रहे हैं, एज AB के अराउंड। ठीक है, 0.6। फिर है हमारा कॉलम B से देखते हैं, 3 इंटू 3, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है हमारा?
6, तो 6 प्लस दिस 0.6 कितना हो जाएगा 6.6। फिर हमारा इस स्ट्रैप बीम का रह जाएगा। स्ट्रैप बीम का एरिया हमने निकाल रखा है, ठीक है, पिछले पेजेस पे एरिया ऑफ स्ट्रैप बीम 4.3 था। अब ट्रेपेजॉइडल शेप का जो सेंट्रॉइड होता है, सॉरी CG होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है a+2b a+b/L/3, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। हमने एक इक्वेशन बनाई थी पहले भी a+b के नाम से, ठीक है। तो a और b हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। l की वैल्यू पुट कर देंगे। l की वैल्यू जो हमने स्ट्रैप बीम की निकाली थी वो कितनी आई थी, इट वॉज अराउंड 3.39। स्ट्रैप बीम की जो हमारी लेंथ आई थी वो 3.9 निकाल ली थी। तो हम जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। कैसे, हमने यहाँ पे a+b की जो वैल्यू हमने, हमारे पास न्यूमेरिकल्स है ये इक्वेशन 1 से हमारे पास जो है हमने वो वैल्यू यहाँ पुट की, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनी। अब हमने ये मूवमेंट निकाल ली, CG निकाल ली, सब कुछ AB के अराउंड हमने हमारा डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनिफॉर्म, CG ऑफ कॉलम लोड्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ फाउंडेशन एरिया मस्ट कोइंसाइड, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें लोड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें यूनिफॉर्म रखना है, तो जो कॉलम का, दोनों कॉलम्स की जो CG है x बार है और फाउंडेशन का जो सेंट्रॉइड है जो हमने अभी निकाला, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड जो हमने निकाला है, ये दोनों एक ही जगह पे लाइन करनी चाहिए फॉर बैलेंसिंग। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। एक तो ये जो हमने निकाली है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, है ना, फाउंडेशन की होल एरिया की, इसको हम नोटेट कर देते हैं 2 से, ठीक है। इसको किससे कर देंगे, x बार से, ठीक है, x बार डैश से जो हमने ऊपर निकाला था होल एरिया का, ये आ गई हमारी a+2b 3.39 है। बट हमें पता है इक्वेशन 1 से a+b 2.205 के अराउंड भी है, तो हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आई है 1.017 मीटर और b की वैल्यू आई है 1.18 मीटर, ठीक है। तो जब हम इनको अप्रॉक्सीमेशन में ले लेंगे 1.02 एंड 1.19, ठीक है। अब हमारे पास हमने अप्रॉक्सीमेशन में ली, वैल्यू आई इतनी थी ए बी की, ऑब्वियसली हम नियरेस्ट पॉसिबल लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो एक्चुअल एरिया कितना होगा स्ट्रिप का, हाफ स्ट्रैप बीम का, हमारा सॉरी स्ट्रिप का नहीं, स्ट्रैप बीम का एक्चुअल एरिया कितना होगा, ए पता लग गया, बी पता लग गया, एल हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करें, हाफ इंटू एल इंटू 1.a और b को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ गया, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना रहेगा, कॉलम ए का एरिया प्लस कर देंगे, कॉलम बी का कर देंगे, फिर हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। कॉलम ए का हमने पहले निकाला ही था, है ना, 3.3 इंटू 1.2 और इसका 3 इंटू 3। तो इसको और इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये टोटल एरिया आ गया। तो नेट अपवर्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, हमारी टोटल लोड अपॉन एरिया हमारा ऑफ टोटल दिस थिंग, ठीक है, फुटिंग्स एंड स्ट्रैपिंग। तो हमारे पास नेट अपवर्ड इंटेंसिटी, जिसको हम इसको हम Q से भी डिनोट कर देते हैं, तो वो हमारी 186.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब ये हमारे पास नेट अपवर्ड इंटेंसिटी है, इसको हम आगे जब डिज़ाइन करने वाले हैं इंडिविजुअल फुटिंग्स के अंडर, तो हम इसको W लेंगे, है ना, कि जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो हमारा जैसे ये स्लैब है कॉलम ए के अंडर, ये दूसरी स्लैब है कॉलम बी के अंडर, तो ये जो पोर्शन है जो कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रहा है,
यहाँ पे जो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो है सॉइल प्रेशर, सॉइल इंटेंसिटी। तो जब हम वहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे WL²/2 जो हमारी होती है कैंटिलीवर की, तो वहाँ जो हम W की वैल्यू लेंगे वो हम यहाँ सॉइल इंटेंसिटी जो हमारा नेट अपवर्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो लेंगे 186 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द डिजाइन ऑफ फुटिंग अंडर द कॉलम ए, ये चलते हैं। अब हमारा क्या था, दिस वाज आवर क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ द डिजाइन प्रॉब्लम गिवन। ए हमारा कॉलम था 500 बाय 500, 600 बाय 600 बी कॉलम था। डायमेंशंस हमारी फुटिंग की 3 मीटर एंड 1.2 मीटर थी, एंड ऑफ इनर कॉलम इट वाज 3 मीटर इंटू 3 मीटर फुटिंग। एंड स्ट्रैप का जो हमने एरिया है, ए और बी डायमेंशन है वो हमने निकाल ली थी। एल हमने निकाल लिया था जहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से ये फुटिंग का जो लेंथ विड्थ है उसको हाफ करके हमने ये कंप्यूट कर लिया हुआ है सब कुछ। अब हम चलते हैं, हमारा जो डिज़ाइन है मेन, हमने 3 तरह के डिज़ाइन करने हैं इसमें, फुटिंग अंडर द कॉलम ए, देन फुटिंग अंडर द कॉलम बी, देन डिज़ाइन ऑफ स्ट्रैप बीम। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको, जब मैंने आपको बताया हमारा जो कॉलम ए है, कॉलम ए, इसको आप 3D इस डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज आर कॉलम ए, दिस इज आर कॉलम बी, ये इसका प्लान है। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारा जो कॉलम ए है वो प्रॉपर्टी लाइन पे है और इनर कॉलम अंदर वाली साइड है, दिस इज इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ठीक है, तो फ़र्क क्या है इन दोनों के डिज़ाइन में। अब इसमें थोड़ा सा आप अगर ये 3D डायग्राम देखिए आपको इसमें ही फ़र्क दिख जाएगा। हमारा जो कैंटिलीवर पोर्शन है वो कॉलम ए के केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो रहा है, बट कॉलम बी के केस में ये कैंटिलीवर इस डायरेक्शन में भी है और इसकी लेटरल डायरेक्शन में भी ये एज अ कैंटिलीवर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कैंटिलीवर का पोर्शन होगा हम वो ए में सिर्फ एक साइड कंसिडर करेंगे और बी में हम फॉर ग्रेटर साइड करेंगे। ग्रेटर साइड करने का क्या फॉर्मूला होगा वो हम आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। लेट्स कंप्यूट फॉर फुटिंग अंडर कॉलम ए। अब हम चलते हैं, हमारे पास कैंटिलीवर प्रोजेक्शन क्या हुई, L-A/2 करते हैं। ठीक है, अब L-A क्या हुआ हमारा, L इज आर 3 मीटर। ठीक है, देन A हमारा क्या है, A को हमने लेना है 1.02। 1.02 क्यों लेना है बताओ, कि भाई हमने कंप्यूट कर दिया था, हमने पहले निकाला है। A की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू आई है, B की वैल्यू भी, ये है वो A की वैल्यू और B की वैल्यू। यहाँ से हमने लिया है हमारा A जो हमारे पास डायरेक्शन है। इसको आप थोड़ा इमेजिन कर लो, जैसे ये मान लो हमारा फुटिंग है। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रैप बीम जा रही है। यहाँ पे हमने A की वैल्यू कंप्यूट की थी। अब ये कितना था, 3 × 1.2 जो हमारा यहाँ पे 3 × 1.2 था, और ये है हमारा A। ठीक है, तो अगर हमने ये पोर्शन निकालना है कॉलम के इधर जो सस्पेंड हो रहा है, ठीक है, इसको आप इमेजिन करो, ये वाला पोर्शन जो हम निकाल रहे हैं इसको हम प्लान में देखें ऐसे आएगा। तो ये कितना होगा, 3 में से जब हम A माइनस कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास बचा क्या, ये एरिया। ठीक है, तो 3 - 1.02/2 = 0.99 mm। ठीक है, देन अब हमारे को जो डिज़ाइन करना है वो सिर्फ इस साइड के लिए हमें डिज़ाइन करना है, सिर्फ इस पोर्शन के लिए हमें डिज़ाइन करना है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर मीटर विड्थ, हम हमेशा पर मीटर विड्थ के लिए ही कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं कि जो मूवमेंट है वो यहाँ पे पर मीटर विड्थ पे कितनी लग रही है, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो कैंटिलीवर के लिए हम जो फॉर्मूला लेते हैं इट इज़ WL²/2। ठीक है, अब W हमने क्या लेना है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये एज अ कैंटिलीवर एक्ट कर रहा है, तो इधर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, W। जो इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर हमने निकाला था
वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 186.2 इंटू 0.99/2 एल क्या है हमारा, जो कैंटिलीवर वाला पोर्शन जो था, हमने वैल्यू जो निकाल ली है वो हमारा 0.99 आएगा। ठीक है, हमने जो सेफ नेट अपवर्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.99/2 से। अब हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई, इट इज़ 91.25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई। जब भी हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है, डी हमें चाहिए होता है टू प्रोवाइड द बार्स एंड इफेक्टिव कवर हमें चाहिए होता है एएसटी वगैरह निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए। तो हम हमेशा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देते हैं। दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी हमारा क्या है, हम पर मीटर विड्थ के लिए डिजाइन कर रहे हैं। 1 मीटर हमारा कितना होगा, 1000 mm। डी हमने निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ चुकी है। बचा क्या, ये क्यू। अब ये क्यू क्या होता है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, हम WSM से जो डिज़ाइन करते हैं वो हम कुछ सेट ऑफ कंडीशंस देखते हैं हमारे IS 456 कोड में जो गिवन है, ये टेबल्स वहीं से लिए गए हैं। अब वाई आर वी टेकिंग 9.913 हेयर इन प्लेस ऑफ Q, बिकॉज इट इज़ द वैल्यू वी हैव इन दिस टेबल। अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन क्या है, M20 कंक्रीट है और Fe 415 है। याद है ना, क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो ये था M20 कंक्रीट ग्रेड एंड Fe 41 स्टील। तो हम टेबल में देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये देखो, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन इस क्राइटेरिया के लिए गिवन है। तो हम हमेशा बैलेंस सेक्शन या अंडर इन्फो सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, है ना, फॉर द कॉस्टिंग एंड बैलेंस्ड ऑप्टिमाइज्ड हमें हमारी रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग मिले। इसलिए हमारा जो MR होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.913 BD स्क्वायर। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल गिवन इन कोड। देन अब हमारे पास हम जो यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा हमारा 317 mm। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारी डेप्थ। अब ये कह रहा है, हमारा एक यहाँ क्राइटेरिया होता है कि टू अवॉइड एक्सेसिव shear stress D may be chosen not less than 0.4 into cantilever projection। कि ये जो हमारी कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आई थी, है ना, इसको अगर हम 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सेसिव हमारा shear stress है उसको अवॉइड करने के लिए हम एक मिनिमम डेप्थ ज़रूर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो 0.4 इंटू कैंटिलीवर हमारी जो प्रोजेक्शन थी 0.9199, उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 396। अब ये क्या हुआ, इफेक्टिव डेप्थ हम जो देखते थे किसी चीज़ की, ये जो है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, जब हम ये रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है, ये मान लो बार्स प्रोवाइड हैं, इसके सेंटर से लेके रीइंफोर्समेंट अपर कवर तक, अपर फ्लेंज तक जिसको हम बोलते थे, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। फुल डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या है, एक तो क्लियर कवर प्लस डाया का हाफ, जितनी हम बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हाफ। ठीक है, तो अब हम ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, इतनी हमारी इफेक्टिव डेप्थ ज़रूर होनी चाहिए। नाउ we are supposing we are providing 18 mm dia bars at a clear cover of 60 mm। okay, then what will be our effective cover, ये देखो, अगर हमारे पास क्लियर कवर है, क्लियर कवर क्या होता है, बार के नीचे वाला बाहर तक, लोअर फ्लेंज तक, ये जो हमारा लोअर पोर्शन है जो बीम का, स्लैब का, या जो भी हम सेक्शन ले रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्लियर कवर बोलते हैं। तो इफेक्टिव कवर क्या होगा, क्लियर कवर प्लस दिस डाया ऑफ बार्स का
हाफ। ये हमने एज्यूम कर लिया कि हम इतनी डाया बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर कवर हमारा 60 mm है, ठीक है। फिर हम जो ओवरऑल डेप्थ प्रोवाइड, इफेक्टिव कवर हमारे पास क्या आ गया 60 प्लस डाया का हाफ 69, तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हुई 396 डी इफेक्टिव प्लस दिस इफेक्टिव कवर। तो हमारे पास जो ओवरऑल डेप्थ आ गई डी इफेक्टिव प्लस इफेक्टिव कवर, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल डेप्थ आ गई 465 mm। तो ये 465 को हम राउंड ऑफ करके टेक नियरेस्ट वैल्यू जो लेंगे हम इसको 500 mm लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ कितनी हुई 500 में से जब हम इफेक्टिव डेप्थ माइनस कर रहे हैं, इफेक्टिव डेप्थ जो थी हमारी सॉरी इफेक्टिव कवर, सॉरी हियर आई हैव मिस्टेकन, इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी होगी टोटल डेप्थ में से हमारा इफेक्टिव कवर जो माइनस होगा तो हमारे पास डी इफेक्टिव आ जाएगी। मतलब हमारी वैल्यू जो आई थी वो 465, हमने नियरेस्ट वैल्यू ले ली राउंड ऑफ करके 500, तो एक्चुअल कितनी हुई 500 माइनस 69, दिस इज इक्वल टू 431 mm। ओके, अब हम एरिया ऑफ स्टील जब प्रोवाइड करें, AST डेप्थ आ गया हमारे पास। हमारा डेप्थ निकालने का जो पर्पस होता है एक तो वो ये होता है कि हम ये देखें कि हमारा शियर स्ट्रेस तो नहीं इंड्यूस हो रहा, और ये जो D की वैल्यू है हम वो यूज़ करने वाले हैं AST के फॉर्मूला। AST का फॉर्मूला हम WSM अप्रोच जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका क्या होता है, इट इज़ MU अपॉन सिग्मा ST इंटू लिवर आर्म इंटू D। अब ये जो सिग्मा ST है वो क्या होता है, इट इज़ परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। ये भी हम कोड से लेंगे वैल्यू, लिवर आर्म भी हम कोड से लेंगे वैल्यू। D जो है हमारा इफेक्टिव डेप्थ जो हमने निकाला 431 वही आ जाएगा, और MU है जो हमारी मूवमेंट निकली थी, जो हमने मूवमेंट निकाल ली थी, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MR MU, इसको हम MR एंड MU भी डिनोट कर देते हैं। हमारी जो यहाँ वैल्यू निकली थी 91.25 इंटू 10⁻⁶, जो वो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सिग्मा ST और लिवर आर्म की वैल्यू कहाँ से देखनी है, लेट मी शो यू। ये देखिए, वी हैव दिस टेबल परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ओके। ये हमारे कोड में सब गिवन है हमारे टेबल्स। ये देखो, अब हमारे पास अगर Fe415 है ना, और 20 mm बार तक हम 18 mm ले रहे हैं, तो हमारे पास जो सिग्मा ST है वो क्या आ गया 230 न्यूटन पर mm², इसलिए हमने यहाँ पे 230 न्यूटन पर mm² लिया है। और अगर हम लिवर आर्म की बात करें, जो डिस्टेंस होता है लिवर आर्म का, हमने देखा होगा वो जो कंप्रेशन टेंशन वाला हमारा डायग्राम बनता था जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें एक लिवर आर्म पोर्शन होता था। तो ये भी हम उसी टेबल से ले रहे हैं जहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था। देखिए, फॉर दैट M20 ग्रेड concrete and Fe415 steel, liver arm here is 0.09 D, ओके। तो हमारा ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, और हमारे पास जो सॉरी वैल्यू आई है वो है 1023 mm², ओके। तो ये जो लिवर आर्म की वैल्यू है 0.9 D है। D हमने इसी फॉर्मूला से लिखा है यहाँ पे, दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई, एरिया हमारे को इतना प्रोवाइड करना है। अब स्पेसिंग का बार्स, हमें बार्स पता है हमारी इतनी है, ठीक है, और एरिया ऑफ टोटल स्टील पता है। स्पेसिंग कैसे निकलती है, स्पेसिंग का फॉर्मूला इज SV, इसको हम डिनोट करते हैं एरिया ऑफ वन स्टिरअप इनटू B एंड देन इट इज टोटल एरिया ऑफ स्टील। π/4 इंटू 18 डाया है हमारा जो हमने कंसिडर किया, उसका स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन जितना हमारा टोटल एरिया है 1023, ठीक है। फिर ये हमारे पास आ गया 248 mm स्पेसिंग। अब ये जो हमारे पास स्पेसिंग आती है, ये आती है हमारे पास मैक्सिमम, कि इससे हम कम ले सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम। तो हम इससे मिनिमम लेंगे, तो प्रोवाइड 18 mm, हम क्लोजेस्ट हमने 200 mm सेंटर टू सेंटर ले लिया। अब इसका टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं, यहीं पे हमने जो वैल्यूज़ पुट किए हैं 200 यहाँ पुट करेंगे। AST की हमें वैल्यू पता है, तो हमें एरिया ऑफ स्टील की हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। इट विल कम अराउंड 1270 mm²। ये हो गया हमारा सेक्शन डिज़ाइन,
कैसे हमने सेक्शन डिज़ाइन किया है अपना फुटिंग के लिए। पहले हमने कैंटिलीवर प्रोजेक्शन देख ली, ठीक है, कितनी है, क्या कैंटिलीवर प्रोजेक्शन थी, ये वाला एक्सटेंडेड एरिया होता है ये, ठीक है, इसके लिए हमने डिज़ाइन किया है। ये वाले पोर्शन के लिए जो स्ट्रैप के अलग है ये फुटिंग है ना, उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है। कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, उसकी हमारे पास फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने पर विड्थ देख ली, ठीक है, WL²/2 है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने इस टेबल से देखी थी, विच वाज इक्वल टू दैट इज़ इक्वल टू QBD²। और हम जो Q की वैल्यू है वो हम सेट ऑफ हमारी जो कंडीशंस गिवन होती हैं, कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं 0.913 BD², ठीक है। जब हम इसको यहाँ कंसिडर करेंगे, WSM अप्रोच है क्योंकि हमारी, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई डी की वो ये आ गई। तो शियर स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ये एक स्टेप है मेन, हम ज़रूर देखते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो मिनिमम इतनी होती है 0.4 इंटू जो कैंटिलीवर की हमारी प्रोजेक्शन है। ये 990 क्यों लिया है, क्योंकि इसकी हमने ये यूनिट बदली है, ठीक है, ये यूनिट हमने लेनी है मीटर में, ठीक है, दिस इज़ इन मीटर, क्योंकि वो 0.99 mm था, ठीक है। देन इज प्रोवाइडिंग 18 mm डाया बार्स एट अ क्लियर कवर ऑफ 60 mm। इफेक्टिव कवर निकाल लिया है, इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ निकल गई, तो इससे हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गई। इफेक्टिव डेप्थ हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि हमें ST के फॉर्मूला में यूज़ आने वाली थी। यहाँ पे MR हमें पता है, सिग्मा ST और लिवर आर्म की वैल्यू हमने इस टेबल से हमें सिग्मा लिवर आर्म की वैल्यू मिल गई। एंड जो हमारे पास एक और टेबल है जो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील का, उससे हमारे पास सिग्मा ST की वैल्यू निकल गई। तो ये हमने पुट किया, फिर हमारे पास AST आ गया और स्पेसिंग ऑफ बार्स निकाल दी हमने, और एक्चुअल हमारे पास कितनी बार्स कितने MM की बार्स कितनी स्पेसिंग पे है ये हमने कंप्यूट कर दिया। अब जो हमने देखना है, हम जब भी कोई सेक्शन डिज़ाइन करते हैं फिर हम उसको चेक करते हैं। चेक किस लिए करते हैं, फॉर शीयर सेक्शन। शीयर सेक्शन के लिए अब हम इसको अगर चेक लगाएंगे इसके ऊपर, तो वो कहाँ लगता है शीयर, हम कहाँ देखते हैं। हमेशा एक ये रूल याद रखना, हम हमेशा जो चेक है वो शीयर का हम एक क्रिटिकल सेक्शन पे निकालते हैं। हम जो पहले भी आप डिज़ाइनिंग करते थे, शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, जो क्रिटिकल सेक्शन आता है वहाँ पे, इस केस में हमारा जो है वो ये बाय हार्ट आप रूल कर लो, द critical section for shear is taken at a distance equal to the effective depth from the face of strap beam। कि ये जो स्ट्रैप बीम है इसके फेस से जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है उस सेक्शन पे हमारा क्या है, शीयर फोर्स मतलब मैक्सिमम होती है, और ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हम देखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं कि जो स्ट्रैप बीम का फेस से डी इफेक्टिव डेप्थ है, और डी इफेक्टिव डेप्थ हमने कहाँ निकाली थी बताओ, यहाँ हमने निकाली थी, इट वाज 431, ये देखो 431 इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाली थी। सो इन आर केस क्रिटिकल सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 431 mm फ्रॉम द फेस ऑफ स्ट्रैप बीम। So shear force at this critical section per meter width will be equal to जितना हमारी इंटेंसिटी लग रही है, ठीक है, फिर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन माइनस इफेक्टिव डेप्थ। ओके, shear force क्या हुई हमारी, स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया, तो हमने वो वैल्यूज़ डाली यहाँ पे। सॉइल इंटेंसिटी का हमारा जो W लग रहा था वो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, मतलब नीचे से जो हमारी W लग रही है वो, ठीक है, फिर पूरी हमारी कितनी कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है माइनस दिस, फुल में से ये माइनस किया, और हमारे जो स्ट्रेस लग रही है, स्ट्रेस इनटू डायमेंशन किया, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। तो नॉमिनल शीयर स्ट्रेस क्या हुआ, टाउ वी जिससे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ शीयर फोर्स अपॉन BD। तो शीयर फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो पुट डाउन की हमने 104 किलो न्यूटन, 104 × 10⁻³ BD क्या था, B हमारा 1000 है पर मीटर विड्थ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और D है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, तो 431 आ गया। इट इज़ इक्वल टू
0.24 न्यूटन पर mm²। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टील? इट इज़ परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं हम, बताइए। हमारे पास जो टोटल स्टील था हमने निकाला लास्ट पेज पे, AST जिसको हम बोलते हैं, है ना, AST अपॉन BD इंटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया। अब चेक कैसे करना है, हमारी टाउ V और टाउ C की वैल्यू हमें देखनी है। तो ये हम कहाँ देखेंगे, ये भी हमारे पास एक हमारा टेबल होता है जिधर हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टाउ C की वैल्यू, टाउ C की वैल्यू परसेंटेज ऑफ स्टील के कॉरस्पॉन्डिंग, ये देखो दिस इज द टेबल। शेयर स्ट्रेस इन बीम्स है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कोड। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ V इज S अपॉन BD दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। जैसे हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ स्टील आया है वो है 0.29, तो इट इज़ somewhere between 0.25 and 0.30, and our grade of concrete was M20. Yes, our concrete it was M20. So हम यहाँ से वैल्यू लेंगे 0.22, 0.23, 0.29 है हमारी, तो हम इसको इंटरपोलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टाउ C की वो हम कंसिडर कर लेंगे। इट विल बी 0.26 और 27, इट विल बी अराउंड इट। सो दिस इज़ ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है ये हम कम आ रहा है, ठीक है, टाउ C से। तो हमारी ये जो सेक्शन है ये ओके है, जो सेक्शन डिज़ाइंड इज ओके। तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन हुआ, दिस इज़ फॉर द फुटिंग अंडर कॉलम A। नाउ हमारी जो फुटिंग है कॉलम A के अंडर वो हमारी डिज़ाइन हो गई है। देखो, जब हमारा टाउ C और टाउ V की वैल्यू, जब टाउ V की वैल्यू लेस देन आती है टाउ C से, तो मिनिमम शेयर रिफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर 85 ऑफ IS कोड। एंड अगर TV एक्सीड करती है तो हम किसी तरह की शेयर रिफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टरप्स, इंक्लाइंड स्टरप्स और बेंट अप बार्स। ओके, तो ये हो गया हमारा पोर्शन। A के अंडर जो डिज़ाइन करना था वो हो गया, जो कि कॉलम प्रॉपर्टी लाइन पे ही था और उसकी सिर्फ एक साइड की कैंटिलीवर प्रोजेक्शन थी, ठीक है। कैंटिलीवर प्रोजेक्शन कैसे, मैंने आपको 3D इमेज दिखाई थी, जैसे ये है, ठीक है। ये जो है ये हमने डिज़ाइन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द फुटिंग अंडर कॉलम B which has the cantilever section in this direction and this direction also. You can say X direction or Y direction also. अब हम इसको किसी तरह से नोटेट कर लेते हैं। देखो, इसको अगर हम प्लान में देखें, ये देखो B हमारा कॉलम है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी फुटिंग है। जो हमारा B कॉलम था 600 बाय 600 डायमेंशन का था, ठीक है, और इसकी जो फुटिंग की जो डायमेंशन थी वो 3 मीटर बाय 3 मीटर थी, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन था, दिस वाज आवर इनर कॉलम। अब हम जब इनर कॉलम डिज़ाइन करेंगे, देखो फुटिंग अंडर कॉलम B जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमें ये जो सारा सेक्शन है जो हमने डिज़ाइन किया है, देखिए आप इसमें डायग्राम में देखिए, इसमें हमें इसके अराउंड जितनी भी डायमेंशंस हैं, फुटिंग की हमें पता है 3x3 है, कॉलम की हमें पता है, ठीक है। तो अगर हमें ये जो जितनी बियॉन्ड प्रोजेक्ट कर रहा है E एंड F अगर निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, जैसे हमने कॉलम A के लिए निकाला था। F तो बहुत सिंपल है, जो हमने कंप्यूट किया था, कैसे कंप्यूट किया था, F विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, F विल बी इक्वल टू 3 जो है पूरी जो लेंथ है उसमें से हम माइनस करेंगे, वो क्या है, हमारी B, जो हमारी B आई थी ना इस ट्रैप फुटिंग की, ये जो B आई थी दैट वाज इक्वल टू 1.19, ठीक है। तो 3 में से हम 1.19 माइनस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी। तो F की वैल्यू आई है कुछ अराउंड 0.90 मीटर, ठीक है। 3 माइनस 1.19/2, क्यों, 3 में से इस डायमेंशन में से
ये चीज़ माइनस कर दी और उसका हाफ रह गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम बोल रहे हैं एफ। और सेम अगर हमें इस डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो मैं तुम्हें बोल रही थी, एक्स में देखना है, ई वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे? हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, ठीक है, 3 का हाफ कर देंगे अगर कॉलम के सेंटर तक, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब हमें निकालना है, ये 1.5 है, ये वैल्यू हमें निकालनी है कॉलम बी से। हमारी जो स्ट्रैप बीम की एक्सटेंशन है ये कितनी डिस्टेंस पे, ये हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज्यूम करते हैं लेट द स्ट्रैप प्रोजेक्ट बियॉन्ड द कॉलम बाय 100 mm, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ये हमने 100 mm ले ली, ठीक है, ये कह रही हूँ मैं, यहाँ से आउटर कॉलम से, सॉरी आउटर साइड ऑफ दिस कॉलम से 100 mm ले ली और हमने ई निकालना है। तो सेंटर से आउटर तक का डिस्टेंस हमें पता है, लेंथ को हमने हाफ कर दिया 1.5, तो हमारा क्या आएगा? ई विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 0.3, ठीक है, फिर माइनस 0.01। 0.3 क्यों? मतलब ये 0.3, कॉलम का जो साइज़ है 600 mm था, तो हमने 0.6 ले लिया है, फिर हमने उसका हाफ कर दिया। यस, कॉलम का डायमेंशन को हमने हाफ कर दिया, ठीक है, 0.6 मीटर हो गया ये, ठीक है। 1.5 माइनस 0.3 और माइनस 100 mm की हमने जो स्ट्रिप एज्यूम की थी, ये जो जगह है वो हमने माइनस की, तो हमारे पास क्या आ गया? 1.10। ई हमारे पास, सॉरी, दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 1.10। यस, हमने यहाँ पे कैंटिलीवर प्रोजेक्शन ये कंसिडर क्यों किया है? एज ई इज ग्रेटर देन एफ, सो डिज़ाइन वी विल डिज़ाइन दिस फॉर द ग्रेटर डायरेक्शन, मतलब हम ई डायरेक्शन के लिए ही इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम जो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन लेने वाले हैं, जो हम WL², जो L मानते हैं मोमेंट निकालते हुए, वो हम 1.10 लेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो स्टेप है वो सेम चलेगा जैसे हम कॉलम ए के लिए हमने किया था। हमने मूवमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकाली थी परमिटिव विड्थ के लिए, WL²/2 कर दिया था। फिर मूवमेंट्स हमने इक्वेट करके हमारी डी निकालने की अप्रोच रखी थी। तो सेम विल बी द केस हेयर, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर 1 मीटर वाइड स्ट्रिप विल बी इक्वल टू WL²/2। W क्या है? वही सॉइल इंटेंसिटी, जो प्रेशर हमने लिया था वो है, इनटू L। अब यहाँ पे जो L है वो क्या है? इन दोनों में से ग्रेटर साइड है, ठीक है। तो वही हमारी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी यहाँ से, WL²/2 186, जो हमारा 0.20 हमारा जो सॉइल इंटेंसिटी प्रेशर था। हमने कॉलम ए के लिए भी यही लिया था, सॉइल प्रेशर जो नीचे से लग रही है, मैंने आपको पहले भी ये वैल्यू बताई थी, जो नीचे से सॉइल पे लग रही है हम वही इक्वेट करेंगे जो इतने पोर्शन पे लग रही है नीचे से रिएक्शन, ठीक है। फिर ये हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई 112.7 kN/मीटर। फिर हम इसको MR को इक्वेट कर देंगे 0.913 BT²। ये जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे जो मैंने आपको पिछले में भी बताया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट QBD², वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM अप्रोच हम जो कर रहे हैं, इसमें हमें ये जो कुछ फॉर्मूलाज हैं ये हमें बाय हार्ट करने पड़ेंगे। जैसे हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन करते हैं तो XU मैक्स की जो वैल्यू हम ड्राइव करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन और लीवर आर्म वाला जो हमारा डायग्राम होता है, जब हम उसमें इफेक्टिव डेप्थ एंड ऑल सब करते हो, हम कैलकुलेट करके XU मैक्स की वैल्यू 0.36 FCK/BD² लेते थे लिमिट स्टेट वाले। ऐसे ही LSM के जब हम बेसिक्स क्लियर करते हैं तो हमारा हर स्टील के लिए, हर कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस 3 केसेस, M20 Fe25, M20 Fe455, 415, M20 415। मेजरली क्वेश्चंस में हमें यही गिवन होता है, तो हम 0.913 इस टेबल से लेते हैं। दिस टेबल इज़ नॉट गिवन इन कोड बट यू हैव टू रिमेंबर इट। बट हमें जो स्ट्रेस के बाकी सारे जो हमारे वैल्यूज़ हमने ली थी जब डिज़ाइन कर रहे थे, तो डी की यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। वही मैंने बोला था, नोट इट शुड नॉट बी एक्सीड मिनिमम हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 0.4 इंटू कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, 0.4 इंटू 1100 हम कर देंगे, ठीक है।
1100 क्या है वही हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। जो हमारी कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है 440 mm आ गई है हमारी। तो सेम जो हमारे पिछले स्टेप्स थे वही करेंगे। 18 mm डाया बार्स दिए हैं 60 mm कवर के साथ, ठीक है। अब एक यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन होगी। जब हमने कॉलम ए में इफ़ेक्टिव कवर लिया था, मैंने आपको बताया था कि इफ़ेक्टिव कवर और ये सब मैंने इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया था कि डी इफ़ेक्टिव क्या होता है और डी क्या होता है। बट इस केस में हमारे पास मेन स्टील के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी आने वाला है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील में मैंने वी हैव डिस्कस्ड दिस थ्रू ऑल्सो कि जैसे अब ये कॉलम ए की रीइंफोर्समेंट है, कॉलम बी की रफली मैं आपको बता रही हूँ। तो ये स्ट्रैप बीम की आ रही है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी होगी। यहाँ पे नीचे तो मेन स्टील जा रहा है, ठीक है, ऊपर से हमारी स्ट्रैप बीम की रीइंफोर्समेंट भी आ रही है, ठीक है। अगर हम 18 mm डाया बार्स लेके चल रहे हैं तो 16 mm कवर के साथ 18 mm नीचे वाले मेन स्टील की फुल डाया प्लस ऊपर वाली जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है उस डाया का हाफ भी ऐड ऑन होगा हमारा। तो दिस विल हमारा कंप्यूटेड टू 87 mm। रेस्ट ऑफ द स्टेप इज सेम। ओवरऑल डेप्थ हम ले लेंगे, फिर हम अगर हमारे पास 527 आ गई है तो हम उसका मिनिमम जो नियरेस्ट पॉसिबल है हम वो कर लेते हैं 550 राउंड ऑफ करके। तो एक्चुअल डेप्थ निकाली एंड AST का फॉर्मूला वी हैव रिटन हियर, इट इज़ MR/σST इंटू लिवर आर्म की वैल्यू ये जो है दिस इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 82 ऑफ IS 456 कंक्रीट का जो है, इसमें परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है वो सब गिवन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बार्स निकाल लेंगे जैसे हमने वहाँ चेक लगाया था, चेक फॉर शेयर फोर्स पर मीटर विड्थ है एट क्रिटिकल सेक्शन, वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा, जैसे यहाँ पे हमने 431 mm पे निकाला था, तो हमारी यहाँ पे जो D की वैल्यू आई है वो आई है 463, मतलब क्रिटिकल डेप्थ पे ही हमारा इफ़ेक्टिव डेप्थ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो हमारे पास 463 mm जो हमने डी इफ़ेक्टिव निकाला है वहाँ पे हम इसकी शेयर फोर्स की मूवमेंट निकालेंगे। तो वही W इंटू हमारी कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, ठीक है, माइनस हमारी डी इफ़ेक्टिव। तो ये आ गई नॉमिनल शेयर की वैल्यू टाउ वी इज इक्वल टू S अपॉन BD। तो वो शेयर फोर्स अपॉन BD, B हम यहाँ पे 1000 ले रहे हैं क्योंकि वही 1 मीटर विड्थ के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। देन परसेंटेज ऑफ स्टील, देन कॉरस्पॉन्डिंग इसके हम टाउ सी निकाल लेंगे। अब ये जो टाउ सी है ये हमने कोड से देखना है, पेज नंबर 85 ऑफ IS 456 AST के कॉरस्पॉन्डिंग हमें गिवन होता है। लेट मी शो यू इन कोड ऑल्सो, इट इज़ अराउंड 82 पेज नंबर लो 84 पे है ये वाला हमारा AST के कॉरस्पॉन्डिंग, और हमारे ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू दी हुई है। टाउ सी क्या है? इट इज़ डिज़ाइन शेयर कॉन्क्रीट। ये यहाँ बोल भी रहा है, ये देखो, इफ़ व्हेन टाउ सी इज़, it is visible, when tau v is less than tau c, then minimum shear reinforcement is provided. When tau v exceeds tau c, then the reinforcement provided is in the form of either vertical stirrups, either bent up bars or inclined stirrups, और उनके formulas भी दिए हुए हैं। तो this is in annexures and it is on 84 page। and हमने जो पिछले स्ट्रेस वगैरह के जो हमने वैल्यूज़ ली थी, जो मैंने आपको टेबल दिखाए थे, वो यहाँ पे सब इम्प्लाइड हैं एनेक्स्चर बी में, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इट इज़ फ्रॉम 80 पेज नंबर एंड फॉरवर्ड। तो हम यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा, अगर हमारा जो टाउ वी है, ठीक है, वो लेस देन आता है टाउ सी से, मतलब टाउ वी जो है वो लेस देन आता है टाउ सी से, तो हमारा सेक्शन ओके है। अगर बड़ा आता है टाउ वी तो हम एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल स्टिरअप्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे इट इज़ फाइन
this is the design of column A and column B. Okay, now coming forward, अब हमारे पास column A भी डिज़ाइन हो गया, अब हमारे पास column A डिज़ाइन हो गया, column B डिज़ाइन हो गया. अब हमें स्ट्रिप, ये जो स्ट्रैप बीम है, इसका डिज़ाइन करना है. बहुत सिंपल सी चीज़ है. ये देखो, हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन ही हम कंसिडर करते थे. ठीक है, ये जब हम कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल आई हैव मेड दिस इन रफ हेयर. ये है हमारा, ये देखो सी डी पोर्शन. ठीक है, इसको बड़े में हमने पी क्यू लिया है. और ई एफ पोर्शन ये यहाँ से ही है, सी डी ई एफ जो हमने डायग्राम बनाया था, इसको मैंने रफ में यहाँ बना लिया है. अब हमें एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है. जब हम अपना किसी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं तो हम बेंडिंग मोमेंट के बेस पे ही डिज़ाइन करते हैं, है ना. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही देखते हैं. तो ये जो स्ट्रैप है, इसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ आएगी? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द स्ट्रैप बीम विल अकर वेयर shear फोर्स इज 0. ठीक है, तो हमने कोई एक लेट द shear फोर्स बी 0 एट सेक्शन एक्सेस. तो ये जो बीच में से जा रही है स्ट्रैप, इसके किसी एक मिडल एरिया में हमने एक्स एक्स ले लिया, एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे shear फोर्स है, वो हमारी 0 है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है. ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पे लाई कर रही है? सी डी से एक्स डिस्टेंस पे. मतलब ये हमारा कॉलम ए था. ठीक है, इसकी फुटिंग थी, ये इसके साथ ही था प्रॉपर्टी लाइन पे. ये ऐसे स्ट्रैप जा रही है, ये कॉलम बी है, ये उसकी फुटिंग थी. ठीक है, तो हमारा ये जो पोर्शन था, ये सी डी और ई एफ, ये हमने जो स्ट्रैप है ये हमने ट्रापेजॉइडल ली थी. तो यहाँ पे कहीं पे ये एक्स एक्स पोर्शन होगा. ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू तो पता है. ठीक है, बी की वैल्यू भी पता है, जो साइड्स ऑफ स्ट्रैप हैं. अगर हमने एक्स एक्स किसी एक एरिया की, हमें दोनों साइड्स पता हैं, उन दोनों का डिस्टेंस पता है, और हमें ये इंटरपोलेट करना है, तो हो जाएगा. इट इज़ जस्ट इंटरपोलेशन 1.02 प्लस 1.19 में से इसको माइनस करेंगे, है ना, और इसको प्लस करेंगे, ये 1.39 आ जाएगा. ये सॉरी 3.9 से इसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये इंटरपोलेट किया है हमने. तो हमारे पास जो वैल्यू विड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 1.02 प्लस 0.044. ये इंटरपोलेशन लगाई है हमने सीधी, नथिंग एल्स. जब हमें 2 डायमेंशंस पता हो तो हमें तीसरी निकालनी हो और एल की टर्म्स में. ठीक है, ये डिस्टेंस पता है. ठीक है, इट इज़ अराउंड 3.9. ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है. तो हमने बी डैश की वैल्यू, ये जो है इसकी विड्थ और ये हमारा एल है, ये हमने इसकी टर्म्स में निकाल ली. तो एरिया क्या होगा इस रीजन का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस. ठीक है, तो हमने ये बी डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. एक्स ये डिस्टेंस था, हाफ इंटू साइड्स का समेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, वही फॉर्मूला है. एरिया आ गया हमारे पास. अब हमें सी डी के अराउंड हमें shear फोर्स 0 करनी है अगर, है ना, इस पॉइंट पे, तो हम जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, हम उनको लिखेंगे कॉलम्स के अलोंग. ठीक है, तो ये यहाँ तक, ठीक है, सॉरी सी डी फेस तक हमारा कितना फोर्स लग रही है वो देख रहे हैं हम. 186 इंटू 3 इंटू 1.2. ठीक है, देन 186 आगे का जो हमारा है, ये यहाँ तक की फोर्स, फिर यहाँ तक की फोर्स. ठीक है, ये किसके बराबर होगी? जो ऊपर से हमारा कॉलम पे लोड पड़ रहा है. ठीक है, ये जो कॉलम था हमारा, ये यहाँ पे कितनी फोर्स है, shear फोर्स, और इस ट्रैप में कितनी फोर्स है, इसका समेशन लिख लिया हमने. ठीक है, हमारा जो इंटेंसिटी है इनटू एरिया, देन इंटेंसिटी इनटू एरिया.
पहले फुटिंग का इसका एरिया फिर इसका एरिया लिख लिया, और वो किसके बराबर है, जितना ऊपर से हमारा लोड लग रहा है। तो कॉलम ए पे जितना लोड था, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ x की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेट इक्वेशन का, -b माइनस 4ac अपॉन 2a होता था। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है इट विल कम आउट टू बी 2.27। फाइन। फिर अब विड्थ ऑफ स्ट्रैप है जो हमारा, जो हम x की टर्म्स में निकाला था b डैश, ये जो ये विड्थ है ये क्या होगा, x आ गया तो हमारे पास विड्थ भी आ गई। ये आया था ना, b डैश की जो वैल्यू है वो ये आई थी, इन टर्म्स ऑफ x आई थी। जो x आ गया इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास विड्थ भी आ गई। अब हमें x की वैल्यू भी पता है ऐसे, और ये b की भी पता है जहाँ पे शियर फोर्स 0 होती है। और हमने इस ट्रेपीजियम का, ठीक है, ये पी क्यू यहाँ बनेगा पी क्यू, ठीक है, इसका एक डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड भी निकाल लिया हमने। सेंट्रॉइड हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट देखनी है एट सेक्शन एक्स। तो हमारा वही ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बी डैश प्लस 2a, देन इट इज़ बी डैश प्लस a इंटू एक्स बाय 3। तो x की वैल्यू हमने निकाली है, b डैश की भी हमने वैल्यू निकाली है। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड आ जाएगा। एंड देन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगी यहाँ पे, ठीक है, वो देख रहे हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल बी इक्वल टू 1125 माइनस दिस, इसका एरिया कॉलम ए के अंडर था जो, ठीक है, इसका एरिया, देन वी हैव, तो हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब देख रहे हैं x एट x सेक्शन, तो हमारी क्या होगी, हम सारी मूवमेंट लेंगे, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस लेते हैं मूवमेंट के लिए। तो हमारा ऊपर से जो लोड पड़ रहा है वो कितना है, 1125, ठीक है, कॉलम ए पे। तो इसको हमने माइनस कर दिया किससे, नीचे से जो हमारा प्रेशर लग रहा है, इनटू दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ 3 इंटू 1.2, ठीक है। और अगर हम इस सेक्शन के अराउंड देखेंगे तो कैसे है, इसमें हम डिस्टेंस ये निकालेंगे हमारे पास। अब ये डिस्टेंस है जो सी डी तक, कॉलम के यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो हम देखने वाले हैं डिस्टेंस वो कितना होगा, 1.2 का हाफ, दैट इज़ 0.6। और ये x बार हमने निकाल रखा है, सॉरी x जो डिस्टेंस है x सेक्शन सी डी फेस से कितना है, ये जो हमने 2.27 निकाला था, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड 0.6 प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 2.27, और इसमें से फिर हम ये जो हमारा सेंट्रॉइड आया, यहाँ पे फोर्सेस एक्यूमुलेट हो रही है ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे 118, ये जो हमारे इस फेस से था, EF फेस से था जो हमारा, वो 1188 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी है ना, वेट करने के लिए। तो हमारे पास ये जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 796.8 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। फिर हम ये जो हमारी बेंडिंग मोमेंट आ गई, इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट हमारी आ गई। इसके बाद हम हमारी जो ये पहले जैसे कॉलम ए कॉलम बी के अंडर हमने किया है, तो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 0.93 BD² वैल्यू डी निकाल ली। 20 mm डाया बार्स एंड क्लियर कवर 60 mm के साथ। इफेक्टिव कवर कितना हो गया हमारा, 60 + 10 70 mm, इसका हाफ कर दिया हमने। ओवरऑल डेप्थ आ गई हमारे पास 953, तो हमने नियर बाय ले ली 1000 mm, ठीक है। इफेक्टिव एक्चुअल डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारी 1000 - 70, दैट इज़ 930 mm। तो ऐसे ही हमने जैसे पहले कॉलम ए कॉलम बी के अंडर निकाला है, ऐसे ही हमने AST निकाल लेना है, और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग बार्स प्रोवाइड कर देनी है। अब इसमें हमने चेक लगाया, जैसे हमने कॉलम ए कॉलम बी के अंडर किया वैसे ही हम स्ट्रैपिंग में भी कर रहे हैं। शेयर फोर्स हम जब देख रहे हैं लेफ़्ट एज PQ पे, ठीक है, PQ कौन सी लेफ़्ट एज थी, दिस वन, ये थी PQ,
ये पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे shear फोर्स कितनी होगी हमारी 1125 जो ऊपर से लोड लग रहा है माइनस 18.6 इंटू 3 इंटू 1.2, ऑब्वियसली ऊपर से जो लोड लग रहा है और नीचे से जो लोड लग रहा है, दिस इंटू दिस। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, shear फोर्स आ गई। विड्थ हमारे पास सेक्शन का, अब हमारे पास स्ट्रैप है, ए की हम यहाँ वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। 1.2 हमारा जो मीटर आया था विड्थ ऑफ स्ट्रैप वो लिया हमने। तो नॉमिनल shear स्ट्रेस की हमारी वैल्यू टाउ वी वाली जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, टाउ वी का जो हमने जैसे पहले फॉर्मूला लगाया था वही हम लगाएंगे। देन इट इज़ shear फोर्स अपॉन बी इंटू डी हमने निकाल दिया, परसेंटेज स्टील निकाल दिया, AST जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज स्टील भी आ गया हमारे पास। फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग इसके हम कोड में इसकी वैल्यू देख लेंगे, जो मैंने आपको टेबल से देखना बताया था, परसेंटेज ऑफ स्टील इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारे पास shear स्ट्रेस की वैल्यू है हमारी, परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू है 0.46, तो इट विल लाई समवेयर बिटवीन दिस पॉइंट हेयर, इट विल लाई समवेयर हेयर बिटवीन। इंटरपोलेट कर लेंगे हमारे पास, तो हमारी जो टाउ सी की वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग वो आ गई है 0.29। अब यहाँ पे दिस केस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम बिफोर, जहाँ पे हमारे पास टाउ सी की वैल्यू कम आती थी टाउ बी से, तो हम नॉमिनल shear रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमारी टाउ वी की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो हमारा जो पेज नंबर 85 है IS जो हमें कंडीशन देता है IS 456, उसमें लिखा हुआ है अगर हमारा टाउ वी, ठीक है, जो हमारा नॉमिनल shear स्ट्रेस है दैट इज ग्रेटर देन हमारा डिज़ाइन shear स्ट्रेस, ठीक है, तो हम shear रिइंफोर्समेंट एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। अब वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टेरप्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर स्टेरप्स, है ना, एंड सो ऑन। देन अब हम स्टेरप्स प्रोवाइड करने वाले हैं, तो नेट shear है जो बचा हुआ जिसे shear बोलते हैं हम, कि एडिशनल है, जो हम टाउ सी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला था बट हमारी टाउ वी की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, तो जितना नेट shear है उस एडिशनल फोर्स के लिए, एडिशनल स्ट्रेस के लिए हम जो shear फोर्स के लिए हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो निकालेंगे। नेट shear टू बी रेजिस्टेड बाय स्टेरप्स विल बी इक्वल टू, हमारे पास जितनी shear फोर्स एज पे आई है PQ के, उसको हमने माइनस कर दिया है हमारे कंक्रीट रेजिस्टेंस, जितना हमारा shear रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे इस टाउ सी के कंपैरेटिव हमने shear रेजिस्टेंस, यही हमने जो फॉर्मूला लगाया है SC इज इक्वल टू टाउ सी इंटू BD, shear स्ट्रेस है जो वो फोर्स अपॉन BD के इक्वल होता है, तो हमने ये निकालना है। तो हमने जो shear स्ट्रेस है वो shear फोर्स के बराबर होता है, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.29, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन shear स्ट्रेस था, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी है। तो हमारे पास जितनी बची हुई फोर्स होगी 179858 न्यूटन आई है, इसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम ले लेते हैं जैसे हम पहले लेते थे, प्रोवाइड 18 mm डाया बार्स, तो हियर वी विल बी टेकिंग स्पेस 6 लेग 8 mm डाया स्टिरप्स ले लेंगे, ठीक है। अब वर्टिकल स्टिरप्स का ये फॉर्मूला है हमारे पास कोड में, सिग्मा SV इंटू AS इंटू D अपॉन SV, ठीक है। अब सिग्मा SV वही स्टील मैंने आपको बताया था, पेज नंबर हमारा जो सिग्मा है वो हमने कहाँ से लेना है, ये देखो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे 82 पेज के अराउंड हमारे को IS 456 में दी हुई है वैल्यू, तो हम इसको ले रहे हैं, 230 थी हमारी वैल्यू, ठीक है। 6 ले लेंगे हम, हमारी नंबर ऑफ जो डायमीटर स्टिरप्स हैं वो हमारी 6 हैं, ठीक है। हम इसमें ये जो सारी वैल्यूज़ हैं D है SV की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास 357 स्पेसिंग आ गई। तो ये है हमारी मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम है, तो हम कि सॉरी मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, मिनिमम इससे नीचे नीचे हम कंसिडर करते हैं, तो 300 mm सेंटर टू सेंटर हो गया, ठीक है। और फिर हम RS के फेस पे भी देख लेते हैं, RS क्या था अब हमारा, दिस वॉज आर RS, दिस
दिस सेक्शन, अभी हमने PQ पे देखा है ना, RS सेक्शन पे देखेंगे अगर हम, तो RS सेक्शन पे हमारी जो फोर्स है वो कॉलम B पे जितनी फोर्स लग रही है ना, वो और दिस इनटू दिस माइनस, जैसे अभी हमने कॉलम इस PQ फेस के लिए किया, वैसे RS के लिए करेंगे। तो दिस इज़ 349.2 किलो न्यूटन। तो दिस इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस फोर्स, ये जो हमारी फेस क्या बोलते हैं, फेस PQ पे आई थी, है ना। तो इसलिए हम ग्रेटर के लिए डिज़ाइन कर चुके हैं, तो देर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड दैट। तो वही वाली स्पेसिंग जो ऊपर डिज़ाइन है वही हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस विल give us the additional shear reinforcement which we are requiring। तो डिज़ाइन ऑफ स्ट्रैप बीम में क्या है, हम उस स्ट्रैप को, ये जो हमारा ट्रेपेजॉइडल एरिया था, इस स्ट्रैप बीम में, ठीक है, इसको हमने A और B, L की वैल्यू, सेंट्रॉइड, ये सब हमने कंप्यूट कर लिया ना, ठीक है। तो किसी भी एक x डिस्टेंस पे मान लिया शेयर फोर्स हमारी 0 है, ठीक है। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जहाँ शेयर फोर्स 0 होती है वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमारी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो हमने विड्थ देखी इसकी, हमने इंटरपोलेट कर लिया, ये डायमेंशन हमें पता है, ठीक है, और ये टोटल डायमेंशन पता है हमें, ये और ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अदर x हमने निकाल लिया, इसको हमने इसकी टर्म्स में निकाल लिया, ठीक है। तो एरिया देखा, तो इसको हमने इसकी शेयर फोर्सेस उस सेक्शन पे 0 कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गई 0 कर दी, मतलब इक्वेट कर दी फोर्सेस हमने। तो हमारे पास विड्थ और हमने लेंथ की हमारे पास आ गई वैल्यू। तो हमारे पास फिर डिस्टेंस आ गया सेंट्रॉइड का ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने वो लिया। फिर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल ली यहाँ से। फिर हमने वही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है, इसको हमने कंप्यूट किया। फिर हमारे पास हमने 20 mm डाया बार्स प्रोवाइड कर दी इफेक्टिव कवर के साथ। देन इज़ हमने AST निकाल लिया। फिर हमने चेक लगाया शेयर का, यहाँ पे हमारी टाउ की वैल्यू है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा है, तो हमने एडिट एज पर IS कोड 456, इट इज़ मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 85 इन एनेक्स्चर इन IS 456। तो हमने एडिशनल स्टिरप्स प्रोवाइड करनी है, एडिशनल स्टिरप्स उसी के लिए प्रोवाइड करेंगे जो एडिशनल हमारी शेयर फोर्स होगी। तो हमने दोनों सेक्शन पे देख लिया, यहाँ पे कितनी एडिशनल फोर्स और यहाँ पे एडिशनल फोर्स, तो मैक्सिमम हमारी इधर लग रही थी, तो हमने उसके लिए डिज़ाइन कर दिया, उन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दिया। तो दिस कंप्लीट्स डिज़ाइन प्रॉब्लम। एंड जो हमने AST निकाले हैं सारे, है ना, उनका कुछ जो एंड में जब भी हमने डिज़ाइन करना है जब भी हमने, तो हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं कि हमने इतने mm बार्स हैं कॉलम A के अंडर, कॉलम B के अंडर, उनकी हमने डिटेलिंग ज़रूर बनानी है। ये देखो, दिस इज़ आर कॉलम A, दिस इज़ आर कॉलम B, ये देखो 500 × 500, 600 × 600, ये बहुत अच्छे से ये इसमें कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है। अब आप इसमें देख सकते हैं, दीज आर द मेन बार्स एंड दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। यहाँ पे हमने, याद होगा आपको, जब हम फुटिंग B डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने इफेक्टिव डेप्थ में हमने डेप्थ प्लस रीइंफोर्समेंट डाया ऑफ मेन बार एंड हाफ ऑफ हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी लिया था। तो हमने ये ओवरलैपिंग कंसिडर की थी। तो हमने ये जो सारी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आई हैं, वो हमने सेक्शंस में ऐसे प्लेन में शो कर देंगे। दिस इज़ द distribution, design distribution, which we have calculated. Okay, first we calculated about this service loads। फिर हमने CG का हमारा कितना डिस्टेंस है वो देखा हमने। फिर हमने फुटिंग कॉलम अंडर A निकाला है, फिर हमने उसके ऊपर चेक लगाया है, ठीक है। फिर हमने फुटिंग अंडर कॉलम B देखा, फिर हमने चेक फॉर शेयर देखा, स्ट्रैप बीम डिज़ाइन की, उसके फिर आगे चेक देखा, और फिर हमें एंड में जो बनाना है विल बी दिस डायग्राम बेस्ड अपॉन। अब ये सब की वेरी कर सकती है, किसी ने मान लो यहाँ 6 लेग की जगह पे
मैंने 8 लेग लिया, या मतलब डाया हमने चेंज कर दिया, जहाँ पे हमने 20 लिया था वहाँ मैंने 80 लिया. इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू, आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं. बट इट शुड sustain and should sustain the load conditions, and it should comply or it should be validated by different checks, जैसे हमने check for shear लगाया है. ठीक है. Thank you, and this was the design of our strap beam, basic design of strap beam. We did strap beam calculation. Thank you.